लास्ट वीडियो में हमने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन किया था। तो आयनों का या परमाणुओं और अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और उसमें जो उपकरण काम में लाया जाता है उसको द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो किसी भी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, घटक होते हैं। तो उनमें सबसे पहला घटक होता है आयन स्रोत, क्योंकि जब तक आयन स्रोत नहीं होगा हम परमाणु या अणु का द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस आयन स्रोत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आयन स्रोत से निकलने वाले आयनों को सबसे पहले हम ऊर्जा फिल्टर में से गुजारते हैं। तो ये सिंपल ऊर्जा फिल्टर का सैद्धांतिक रूप से ये चित्र बनाया गया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, ए और बी, और उनके बीच में एक सीधी रेखा में एक होल होता है दोनों में, जिससे आयन पास होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर लगाया जाता है V0। तो इस ऊर्जा फिल्टर से गुजरने वाले सभी आयनों की जो गतिज ऊर्जा है 12mv², उसका मान होगा Ne इंटू V0। V0 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऊर्जा फिल्टर का एक सिंपल चित्र है, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड या अधिक सुग्राही उपकरण होते हैं उनमें इस तरह का ऊर्जा फिल्टर नहीं यूज किया जाता। उसमें बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर का प्रयोग होता है। तो उस बेलनाकार ऊर्जा सिद्धांत यही है जो इस ऊर्जा फिल्टर का सिद्धांत है। दोनों बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में दोनों प्लेटों के बीच में भी विभवांतर V0 लगाया जाता है, और उस ऊर्जा फिल्टर से निर्गत आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी, सभी आयनों की गतिज ऊर्जा समान होगी और वो NeV0 के बराबर होगी। तो जो अधिक सुग्राही उपकरणों में जो बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर प्रयोग में लाया जाता है उसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। ये चित्र लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था। ये आयन स्रोत है। आयन स्रोत से निकलने वाले आयनों को जो स्लिट है ऊर्जा फिल्टर की, निवेशी स्लिट, उसमें प्रवाहित किया जाता है। ये दो प्लेटें हैं, ये बेलनाकार प्लेटें होती हैं। ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है। दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो बेलनाकार प्लेटों की जो त्रिज्या है वो है RE। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक है। यहाँ पर मुख्य चीज जो इस ऊर्जा फिल्टर में है वो है ये जो इनपुट स्लिट है और जो आउटपुट स्लिट है। ये दोनों स्लिटें केंद्र पर एक कोण बनाती हैं। ये कोण है, इसका मान होता है 127 डिग्री 17 मिनट्स। इतने एंगल को रखने का कारण ये है कि इस ऊर्जा फिल्टर के निवेशी स्लिट से, इनपुट स्लिट से जो भी आयन इसमें प्रवेश करेंगे, तो चूंकि हमने यहाँ स्लिट लगाई हुई होती हैं जिससे कि आयन एक ही बीम के रूप में एक ही सरल रेखा में गति करे, लेकिन कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता है। कुछ आयन कुछ कोण बनाते हुए इस स्लिट पर आपतित होते हैं। तो वे जितने भी आयन हैं जो इस स्लिट पर ±1 डिग्री के कोण पर भी आपतित होंगे, यानी आयन स्रोत से आयन आए, इस स्लिट से गुजरने पर उनको एक सीधी रेखा में आना चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें डायवर्जन होता है, और वो मान लीजिए ये एक इधर 1 डिग्री और इधर 1 डिग्री, दोनों साइड में ±1 डिग्री इस केंद्रीकरण से ±1 डिग्री के कोण पर भी अगर जो भी आयन इसमें स्लिट में प्रवेश करेंगे, वे सभी आयन इस केंद्रीय
रेखा के अनुदिश फोकसित हो जाएंगे। यानी इस निर्गत स्लिट से जब ये आयन निर्गत होंगे तो वो इस केंद्रीकरण के अनुदिश ही निर्गत होंगे, उनके मध्य कोई कोण नहीं होगा। यहाँ पर मतलब एक ही सीधी रेखा में वो निर्गत होंगे। ये इस वजह से क्योंकि हमने ये कोण 127 डिग्री 17 मिनट लिया है। ये अलग कैलकुलेशन है कि ये क्यों लिया है और किस वजह से ही होते हैं, ये इसको इस डिटेल में हमको नहीं जाना है। तो केवल ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो दोनों स्लिटें जो केंद्र पर जो कोण बनाती हैं उसका मान 127 डिग्री 17 मिनट्स होगा। तभी वे सारे आयन जो इनपुट स्लिट पर ±1 डिग्री कोण पर भी आपतित, केंद्रीकरण से ±1 डिग्री कोण पर भी आपतित होंगे, तो उनका फोकसन केंद्रीय किरण के अलोंग हो जाएगा। एक चीज तो ये है। दूसरा, इस निर्गत स्लिट से जितने भी आयन निर्गत होंगे सभी की गतिज ऊर्जा यानी ½ mv² होगी Ne इंटू V0। V0 है दोनों प्लेटों के, जो A और B बेलनाकार प्लेट थी उनके मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, और Ne है आयन पर, जो भी आयन हमने उत्पन्न किया है आयन स्रोत में, उस पर आवेश की मात्रा। तो इस तरह से ऊर्जा फिल्टर से निर्गत सभी आयनों की, भले ही उनके द्रव्यमान अलग अलग हों, द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो उनके वेग अलग अलग होंगे, यानी उनके संवेग अलग अलग होंगे, लेकिन कुल गतिज ऊर्जा सभी की समान होगी। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। अधिक सुग्राही उपकरणों में अपरिष्कृत फिल्टर, ये अपर परिष्कृत फिल्टर है, से प्राप्त आयनों को पुनः इससे जो आयन, इसको भी लगा लेते हैं और इससे जो आयन निकल उनको फिर बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में दोबारा प्रवाहित कर देते हैं। पुनः एक स्थिर विद्युत बेलनाकार फिल्टर से गुजारा जाता है। चित्र मैंने अभी ऊपर दिखाया था, वो बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर का चित्र था। इसमें क्या होता है, ये दो बेलनाकार प्लेटों A तथा B से बना होता है। प्लेटों के मध्य दूरी D, इनकी वक्रता त्रिज्या RE के सापेक्ष बहुत कम होती है, यानी D इज वेरी वेरी लेस देन RE। दोनों प्लेटों के मध्य विभव या V0 लिखना भूल गया हूं मैं, तो ये V0 है। V0 आरोपित करने के बाद इस फिल्टर की निर्गत स्लिट से वही आयन गुजर सकता है जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी जो आयन पर जो विद्युत फोर्स लगेगा वो लगेगा NEE, और चुंबकीय बल लगेगा, जो विद्युत बल बराबर होता है NE, विद्युत क्षेत्र होता है विभवांतर बटे डिस्टेंस दो प्लेटों के मध्य, जैसे हम कंडेंसर में देखते हैं। तो ये V/D, चूंकि ये बेलनाकार प्लेटें हैं तो जो अपकेंद्री बल होगा mv²/RE के बराबर होगा ये बल। तो यहाँ से ½ mv² NeVRE/2D। तो यहाँ पर ये दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D और ये बेलनाकार इलेक्ट्रोड जो हैं ऊर्जा फिल्टर के, उनकी त्रिज्या इनर, चूंकि ये D है बहुत कम है RE की तुलना में, तो चाहे अंदर वाली प्लेट हो या बाहर वाली प्लेट हो, लगभग दोनों की जो औसत त्रिज्या होगी वो RE के बराबर मान लिया है उसको हमने। तो इस ऊर्जा के आयन हमें प्राप्त होंगे जब वो निर्गत स्लिट, यानी जो ये निर्गत स्लिट है यहाँ से गुजरेंगे, निकलेंगे। एक तो वो उनमें खास बात ये होगी वो केंद्रीकरण के अनुदिश निकलेंगे, और सभी की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस सूत्र से निर्धारित होगी। Ne यानी आवेश, आयन का आवेश, विभव, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, बेलनाकार प्लेटों की त्रिज्या अपॉन उनके बीच की दूरी का डबल।
तो ये ऊर्जा फिल्टर का काम होता है। इस फिल्टर से एक नियत ऊर्जा के ही आयन प्राप्त होते हैं। कौन सी वो नियत ऊर्जा है? वो इस समीकरण 2 में दी हुई है। विभिन्न द्रव्य, अगर मान लो आयनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं तो क्या होगा? द्रव्यमान अलग होगा तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान अलग होगा तो वेग अलग हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग अलग अलग हो जाएंगे तो उनका संवेग अलग हो जाएगा। तो विभिन्न द्रव्यमानों वाले आयनों का वेग तथा संवेग अलग अलग होता है। वेग भी अलग होगा, संवेग भी अलग होगा अगर उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, लेकिन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों की सभी की समान होगी। ये जो मान दिया हुआ है NeVRe/2D, इसके बराबर ही उनकी गतिज ऊर्जा होगी। इस फिल्टर का केंद्रीय द्वारक POQ, यानी ये P है इनपुट स्लिट, ये O केंद्र है O, और ये निर्गत स्लिट है Q। तो ये जो एंगल है POQ, इसका मान 127 डिग्री 17 मिनट यानी π/√2 का होने के कारण केंद्रीय किरण से प्लस माइनस 1 या 2 डिग्री पर जितने भी आयन प्रवेश करेंगे, कोण से झुकाव पर प्रवेश करने वाले आयन भी निर्गत स्लिट पर केंद्रीय किरण के पास प्राप्त होंगे। 1 या 2 डिग्री के झुकाव से भी अगर वो प्रवेश करते हैं तो निर्गत स्लिट पर वो केंद्रीय किरण के अनुदिश ही निकलेंगे। ये खासियत होती है इस द्वारक की। जब कोण हम π/√2 लेते हैं तो इसी वजह से लेते हैं, कुछ सारे के सारे जो आयन हैं वो एक केंद्रीय किरण के अनुदिश ही हमें प्राप्त हों। इसके बाद आता है जब ऊर्जा फिल्टर से जितने भी आयन निकलते हैं उनको फिर संवेग फिल्टर में प्रवाहित किया जाता है। संवेग फिल्टर का काम होता है सभी जितने भी आयन उस संवेग फिल्टर से निकलेंगे सभी के संवेग समान हो जाएंगे, यानी द्रव्यमान अलग है, वेग अलग है, लेकिन उससे जब निकलेंगे संवेग फिल्टर से तो सभी के संवेग ऊर्जा फिल्टर से निकलने पर विभिन्न द्रव्यमानों वालों के संवेग अलग अलग थे, लेकिन इस संवेग फिल्टर से जब आयन गुजरेगा तो सभी का संवेग समान होगा। तो बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर से निर्गत आयनों की गतिज ऊर्जा समान होती है, परंतु द्रव्यमानों के अलग अलग होने के कारण संवेग अलग अलग होते हैं। समान द्रव्यमान के आयनों को एक स्थान पर फोकसित करने के लिए ऊर्जा फिल्टर से प्राप्त आयनों को एक वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। जो ऊर्जा फिल्टर से जो आयन निकल रहे हैं उनके क्या है, मतलब उसमें कुछ ऐसे आयन हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, क्योंकि उस ऊर्जा फिल्टर से जितने भी आयन निकलेंगे उन सभी की ऊर्जा समान होगी, लेकिन उनके संवेग अलग अलग होंगे। अब हम चाहते हैं कि समान द्रव्यमान वाले आयन एक जगह फोकसित हो जाए, तो फिर उनको हम संवेग फिल्टर से में प्रवाहित करते हैं। और संवेग फिल्टर कैसा है? वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वो एक वृत्तीय पथ अपनाता है, वो वृत्तीय पथ में गति करता है। तो वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र का जो चित्र है वो यहाँ दिया हुआ है। ये चुंबक है, ये उसका जो दिशा है वो पेपर के लंबवत है, यानी एक ये सिरा ऊपर का सिरा साउथ होगा तो नीचे का सिरा नॉर्थ हो जाएगा, या नीचे का सिरा साउथ होगा, वो तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो जब इस पर जो ऊर्जा फिल्टर की जो निर्गत स्लिट है उससे जो आयन निकल रहे हैं उनको हमने संवेग फिल्टर में प्रवाहित कर दिया। यानी संवेग फिल्टर क्या है? एक वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र है केवल, तो इसमें जब प्रवाहित करेंगे संवेग फिल्टर में गुजरने से पहले उनको सीधी रेखा में चलेंगे, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आया उनका पथ वृत्तीय हो जाएगा, और फिर इससे जब निर्गत होंगे तो वो निर्गत स्लिट S2 है, इससे जो आयन है जितने भी आयन निर्गत होंगे सभी का संवेग समान होगा, या समान द्रव्यमान वाले आयन एक जगह फोकसित हो जाएंगे। अधिक कुछ का द्रव्यमान कम है तो वो एक साइड में चला जाएगा, अधिक है तो एक साइड में चला जाएगा, और जिस द्रव्यमान को हम इसको संवेग को निर्धारित कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से वो द्रव्यमान
इस स्लिट से गुजरेगा, उस द्रव्यमान के आयन इस स्लिट से गुजरेंगे। इस संवेग फिल्टर की खास बात ये होती है, इस वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र का जो शीर्ष है O, स्लिट S1 और स्लिट S2 ये एक सरल रेखा में होने चाहिए, तभी समान द्रव्यमान के आयन, जो द्रव्यमान हमने निश्चित किया वो द्रव्यमान तो इस स्लिट से गुजर जाएगा, बाकी इस स्लिट के ऊपर या स्लिट के नीचे फोकसित हो जाएंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। अधिकतम फोकसन के लिए संवेग फिल्टर की प्रवेश स्लिट S1, चुंबकीय शीर्ष की सीमाओं का क्षेत्र की सीमाओं का शीर्ष O तथा निर्गत स्लिट एक ही सरलरेखा में होने चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र B वाले लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर धन आयन एक निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जिसका केंद्र O पर होता है, और जो चुंबकीय बल लगेगा उसका मान होता है BQV। तो आवेश है Ne, BQV ये चुंबकीय बल हो गया आयन पर लगने वाला, और इस बल की वजह से वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं, तो अभिकेंद्री बल लगेगा NV² Rm चुंबकीय जो वृत्तखंडीय चुंबक है उसका त्रिज्या है। तो यहाँ से देखिए एक V से ये V कट गया, तो ये एक रह गया MV यहाँ पर, और Rm को इधर ले आओ, तो MV = BRmNe। आवेश निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है, त्रिज्या निश्चित है, तो जितने भी आयन स्लिट S2 से निकलेंगे सभी का संवेग mv ही होगा। तो यहाँ से हम द्रव्यमान चुंबकीय क्षेत्र बदलकर द्रव्यमान को निर्धारित कर सकते हैं, कितने द्रव्यमान का हमें आयन, कितने संवेग का आयन हमें स्लिट से प्राप्त करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B एक संवेग फिल्टर की तरह कार्य करता है। चुंबकीय बल की दिशा सदैव पथ के लंबवत होती है, अतः आयन का संवेग नियत रहता है। इस संवेग फिल्टर से जितने भी आयन निकलेंगे सभी का संवेग नियत होगा। स्लिट, अब यहाँ पे देखिए ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S1 जो है इस फिल्टर की तो निवेशी स्लिट है, लेकिन ये ऊर्जा फिल्टर की निर्गत स्लिट है, ठीक है ना। ऊर्जा फिल्टर से ये आयन आ रहे हैं और संवेग फिल्टर में जा रहे हैं, और यहाँ से स्लिट S2 से जो आयन निकलेंगे सभी का संवेग इस जो सूत्र दिया था अभी mv = BRmNe के बराबर होगा। स्लिट S1 से प्रवेश करने वाले वे आयन जिनका संवेग mv है वो तो केंद्रीकरण से अल्फा कोण पर प्रवेश करते हैं, तो वो C पर फोकसित होंगे, यानी केंद्रीकरण से ± अल्फा कोण पर भी प्रवेश करने वाले वे आयन जिनका संवेग mv है वो सब केंद्रीकरण C पर फोकसित होंगे। C पर फोकसित होंगे, यानी यहाँ ये C है। केंद्रीकरण के अनुदिश प्रवेश करने वाले आयन जिनका संवेग mv है वे स्लिट S2 पर फोकसित होंगे, और जिन आयनों का संवेग mv से अधिक है वे बिंदु A पर फोकसित हो जाएंगे, यानी अलग अलग संवेग वाले अलग अलग फोकसित हो जाएंगे। अधिक संवेग है mv से वो यहाँ फोकसित होंगे, कम संवेग है वो यहाँ फोकसित होंगे, और जिनका संवेग mv है वो केंद्रीकरण S2 से निकल जाएंगे। तो ये कार्य होता है संवेग फिल्टर का।